विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में जाना था कि हमारे पाठ्यक्रम में क्या क्या बदलाव कर दिया गया। 2020-21 जो आपका वर्ष है, तो 2020-21 वर्ष के लिए कौन कौन से जो बिंदु है हमारे पाठ्यक्रम से हटाए गए हैं वो हमने पढ़ा। जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो हमने पढ़ा है वो आकृतिक जो प्रक्रियाएं हैं उस बिंदु को हमारे पाठ्यक्रम में एजिट रखा गया है, इसको नहीं हटाया गया है। तो हमने इसमें अपक्ष पढ़ लिया, बृहद संचलन पढ़ लिया। इसी श्रृंखला में आज हम अपर्दन यानी इरोजन, अपर्दन और निक्षेपण यानी डिपोजिशन को पढ़ेंगे। अपर्दन का मतलब होता है काटना, घिसना, परिवहन करना। निक्षेपण का मतलब होता है जमाव करना। सबसे पहले अपर्दन को देखते हैं। तो अपर्दन जो है वो लैटिन भाषा के शब्द का नाम है इरोडेयर। इरोडेयर से बना है, जिसका मतलब होता है घिसना या उतरना, उतरना या घिसना। अब हम बात कर रहे थे कि अपक्ष जो है जिसमें स्वस्थानीय विखंडन होता है वह अपर्दन क्रियाओं में सहायक है। अगर अपक्ष नहीं होगा तो भी अपर्दन क्रिया होगी। अपर्दन क्रियाओं के लिए अपर्दन कारक जिम्मेदार है। अपक्ष नहीं, कौन है? अपर्दन कारक। अगर अपक्ष हो गया तो उसमें सहायता मिल जाएगी, वो क्रियाएं और जल्दी हो जाएगी। लेकिन वैसे कौन? अपर्दन कारक जिम्मेदार है। और अपर्दन कारक कौन कौन से हैं? अपर्दन कारकों में जल है, हिमानी है यानी हिम नदी, जल है, हिम नदी है। इसके अलावा अपर्दन क्रियाओं और कौन सी है? हिम नदी के बाद हम देखें तो वायु है, आपके भूमिगत जल है, धारा है, पवन है, धारा या तरंग है। ये सारे कारक जो है वो अपर्दन के लिए उत्तरदायी कारक है। और ये उत्तरदायी कारक है वो जो मार्गस्थ जो चट्टानें आती है या मार्ग में जो बाधाएं आती है उन बाधाओं को जो काटते हुए अपने साथ लेकर के चली जाती हैं। कौन? ये सारे के सारे कारक। और ये कौन सी क्रिया करते हैं? अपर्दन करते हैं। क्या करते हैं? अपर्दन करते हैं। और यह अपर्दन है वो उन क्षेत्रों में क्या करता है? एक तो जो आपके भूखम ज्वालामुखी है ये तो करते हैं तलोचन, यानी भाग को ऊपर उठाते हैं, पर्वत बनाते हैं, पठार बनाते हैं। लेकिन जो अपर्दन है या जो बाहरी क्रियाएं हैं, जो बहिर्जनित क्रियाएं हैं, ये क्या करती है? किसी भी भाग को समतल करती है। क्या करती है? समतल करती है। तो ये समतल करने का काम करती है। कौन? अपर्दन की क्रिया। काटने का काम करती है, परिवहन का काम भी करती है। कौन? अपर्दन की क्रिया। अब आपके आता है कि अपर्दन जो है उसकी कौन कौन से कारक हैं जिनके माध्यम से अपर्दन क्रिया है वो संपन्न होती है। यानी अपर्दन है, प्रश्न आ गया 3 नंबर का कि अपर्दन है वो किन किन विधियों के माध्यम से होता है। किन किन विधियों के माध्यम से अपर्दन होता है। तो एक एक करके हम अपर्दन की विधियां देखते हैं। सबसे पहली विधि है अपग्रसन। कौन सी विधि है? अपग्रसन। कौन सी? अपग्रसन। ये जो विधि है इसमें क्या होता है? कोई भी पर्वत है, कोई भी पठार है, कोई भी क्षेत्र है, अब यहाँ पे कोई भी अपर्दन कारक है वो गति कर रहा है। कोई भी अपर्दन कारक है वो गति कर रहा है, तो वह इन चट्टानों को क्या करेगा? अपने बल के माध्यम से क्या करेगा? अपग्रसित
करेगा, इनको ग्रसित करेगा और ग्रसित कर करके और अपने साथ लेकर के चला जाएगा। तो ऐसी क्रिया कहलाती है अपग्रसन। क्या कहलाएगी? अपग्रसन। यानी जो चट्टानी खंड है, इन चट्टानी खंडों से जो बाहरी कारक है या अपर्दन कारक है वो टकराते हैं और टकराने के बाद वो इन चट्टानी खंडों को ग्रसित करते हैं और अपने साथ बहा करके ले जाते हैं। तो ऐसी क्रिया कहलाती है कौन सी? अपग्रसन। अपग्रसन। अगर मान लो यहाँ पे कोई पदार्थ अपक्षित है, टूटा हुआ पदार्थ है और वहां पे एक क्रिया हो रही है, तो इस क्रिया को थोड़ी सी गति मिल जाती है। अन्यथा अपक्ष नहीं हुआ है तो वहां भी अपर्दन होगा, लेकिन उसमें जो क्रिया है वो धीमी गति से चलती जाएगी। तो अपक्षी जो है वो आपके अपर्दन में क्या होता है? सहायक होता है, लेकिन अगर अपक्ष नहीं हो तो भी क्रिया होती है, लेकिन धीमी गति से होती है, ढाल के अनुरूप होती है। अब हम बात करें, ये तो समझ में आ गया क्या होता है अपग्रसन। जो हमारी सेल या चट्टान है उनमें बाहरी कारक या अपर्दन कारक उनके द्वारा होने वाला घर्षण क्या कहलाएगा? अपग्रसन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपग्रसन कहलाएगा। समस्त प्रदेशों में, चाहे वो आपके तटीय प्रदेश है तो धाराओं के माध्यम से होगा अपग्रसन, आपके जो मरुस्थलीय प्रदेश है तो पवनों के माध्यम से होगा अपग्रसन, आपके जो पर्वतीय प्रदेश है तो नदी के माध्यम से क्या होगा? अपग्रसन होगा। तो जो प्रदेश है, जिन प्रदेशों में जो कारक उत्तरदायी है वही क्या करेंगे? उन सेलों का अपग्रसन करेंगे। अब हम बात करते हैं सन्निग्रसन। सन्निग्रसन। सन्निग्रसन क्या है? सन्निग्रसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो अपर घर्षण से पदार्थ है वो टूट गया, ये टूट गया पदार्थ, ये टूट करके और क्या अपने जो प्रवाहित जो अपर्दन कारक है, जैसे मान लो कोई खंड है, सेल खंड है, वो टूट गया और वो नदी के साथ प्रवाहित हो गया। किसके साथ? नदी के साथ। नदी के साथ क्या हो गया? प्रवाहित हो गया। तो नदी के साथ वह प्रवाहित हुआ तो इन खंडों के मध्य आपसी घर्षण हुआ। प्रवाह के दौरान, प्रवाह के दौरान आपसी क्या हुआ? घर्षण हुआ। जैसे मान लो ये खंड है, ये नदी के साथ प्रवाहित हो रहे हैं, अब नदी के बहाव के साथ आपस में टकराते हैं और टकरा करके फिर टूटते हैं, फिर आगे डिवाइड हो गया, फिर टकराते हैं, फिर टूटते हैं, फिर डिवाइड हो गया, फिर टकराते हैं, फिर टूटते हैं। तो यह क्रिया क्या कहलाएगी? सन्निग्रसन। क्या कहलाएगी? सन्निग्रसन। यानी सेल कण है या सेल खंड है वो अपर्दन क्रिया यानी परिवहन के दौरान वो आपस में टकरा करके टूटते हैं, विखंडित होते हैं, तो ये क्रिया कहलाएगी सन्निग्रसन। क्या कहलाएगी? सन्निग्रसन। तो समझ में आ गया ना? पहला अपग्रसन जो स्थिर जो है या जो चट्टान है वो स्थिर है उससे होता है, और सन्निग्रसन है टूटे हुए खंडों के बीच में घर्षण होने से कौन सी क्रिया होती है? सन्निग्रसन होती है। कौन सी होती है? सन्निग्रसन होती है। तीसरी बात मैं करूं, तीसरी बात है जलदाब क्रिया। कौन सी क्रिया? जलदाब क्रिया। देखो नाम से स्पष्ट है, जल का दबाव पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? जल का दबाव पड़ रहा है, और दबाव पड़ने से जो आपकी चट्टाने हैं वो चट्टाने हैं उनमें अपरदन की क्रिया होती है। कोई भी क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र है जहां पे मान लो नदी बह रही है, क्या बह रही है? नदी बह रही है, और नदी बह रही है और पर्वतीय खंडों में ये नदी बहुत ही तेजी से और बहुत ही वेगवान और क्षमतावान रूप से प्रवाहित हो रही है। तो यह इस प्रदेश में आपके जो भाग है उसको गहराई से क्या करेगी? काटेगी। क्या करेगी? गहराई से काटेगी, क्योंकि जो नदी का जल पावर है ये अत्यधिक क्षमतावान है, अत्यधिक वेगवान है और अपरदन के लिए बहुत ही तीक्ष्ण प्रतिरूप वाला है। इस कारण से ये अपने मार्गस्थ बिंदु को काटेगा, और यही क्या है? जलदाब क्रिया। यही क्या है? जलदाब क्रिया। जैसे मान लो उदाहरण देख लेते हैं कि कोई जल मतलब नदी बह रही है पहाड़ी प्रदेशों में, और मार्गस्थ कोई भी XYZ सेल आती है उसके सामने
तो नदी प्रवाह के दौरान ज्यादा जल क्षमता लेके आती है, तो उस जल क्षमता का दबाव प्रेशर बढ़ गया, एक तो एक व्यक्ति किसका है 1 2 1 10, तो उस प्रकार से उसका वेग बढ़ गया, तो वेग बढ़ने से वो अगली चट्टान है वो उस वेग के कारण, उस भंवर के कारण क्या होती है, विखंडित हो जाती है। और यह कौन सा कहलाएगा, जल दाब क्रिया। क्या कहलाएगा, जल दाब क्रिया। समझ में आ गया, कौन सी, जल दाब क्रिया, नदी के क्षमता के कारण अपरदन की क्रिया का होना क्या कहलाएगा, जल दाब क्रिया। अब इसके बाद आता है क्षारण। क्षारण का मतलब क्या होता है कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी सेल है, वो क्या होती है, जल के साथ घुल जाती है, जल के साथ क्या होती है, घुल जाती है, और जल के साथ घुलने से यह अपरदन का कारक बन जाती है। जल के साथ घुलने से क्या होती है, अपरदन का कारण बन जाती है। ऐसी क्रिया कहाँ होती है, ऐसी क्रिया जो आपकी काष्ठ स्थलाकृतियां है, यानी चूना पत्थर जो क्षेत्र है वहां पर आपको ऐसी क्रिया देखने को मिलेगी। जो खनिज है वो जल के साथ घुल करके और अपरदन की क्रिया को क्या करते हैं, संपादित करते हैं। ये क्रिया कहलाती है क्षारण। क्या कहलाती है, क्षारण। क्या कहलाती है, क्षारण। इसके बाद समझ में आ गया ना क्षारण, कि जल जो है, जल के साथ जो है चट्टाने हैं वो रासायनिक आधार पर घुल जाती है, और घुल करके और उसके साथ प्रवाहित हो जाती है, वो क्षारण है। इसके बाद बोलते हैं अपवाहन। अपवाहन, अपवाहन क्या होता है, अपवाहन देखो ये तो होता है काष्ठ स्थलाकृतियों में। ये जो क्रियाएं हैं वो सारी आपकी नदी क्षेत्रों में होती है, ये तीनों क्रियाएं नदी वाले में होती है। ये जो क्रिया है वो आपकी काष्ठ स्थलाकृतियों भूमिगत क्षेत्रों में, ये भूमिगत में, और नदी वाले में भी कोई ऐसे चट्टान जैसे खनिज होते हैं जो घुल जाते हैं, वो भी होती है। और ये होती है आपके जहां पे मरुस्थलीय प्रदेश है, जहां पे पवन, ये पवन अपरदन है, ये भूमिगत जल है, और ये नदी है। पवन के माध्यम से जो हवा है उसके माध्यम से जो आपके मृदा का बड़ा क्षेत्र है वो ले जाया जाता है, और ले जाकर के उसका परिवहन होता है। जब मृदा है या पवन है, पवन क्या होती है, प्रभावशाली होती है, तो मृदा के बड़े खंड को अपने साथ बहा करके ले जाती है, और इस क्रिया को बोलते हैं क्या, अपवाहन। क्या बोलते हैं, अपवाहन। अपवाहन यानी मरुस्थलीय प्रदेशों में जो पवने हैं वो प्रभावी होती है, तब मृदा के एक भाग को उठा करके और दूसरे क्षेत्र में ले जाती है, तो इस क्रिया को बोलते हैं हम अपवाहन। और अपवाहन जो है वह आपके मरुस्थलीय प्रदेशों में अपरदन का एक प्रमुख कारण है। और अपरदन जो मरुस्थलीय प्रदेशों में होता है वो किसके माध्यम से होता है, पवनों के माध्यम से होता है। इसके बाद हम बात करें गुहिकायन। गुहिकायन, जो गुहिका का मतलब होता है गुफा। गुफा कैसे है, अभी नदी जो है जब प्रवाहित होती है, नदी जो है वो प्रवाहित होती है। अब नदी प्रवाह के दौरान, नदी जब प्रवाहित हो रही है तो अपने प्रवाह के दौरान नदी की क्षमता होती है, उस क्षमता के अकॉर्डिंग नदी अपने जो तल है उसमें क्या करती है, कटाव करती है। और जैसे मान लो कि नदी है और ये प्रवाहित हो रही है और ये एक वाटरफॉल सा है, नदी क्या करती है, अपने तल में ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है, वाटरफॉल के माध्यम से ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है। अब जहां नदी गिरती है, एक छोटा सा नाला होता है, एक नाला किसी मकान का या किसी छत का, वो नाले से पानी अगर नीचे गिरेगा तो नीचे अगर भूमि है उसमें क्या करेगा, वो लगातार गिरता रहेगा तो एक छोटा सा गर्त बना लेगा। क्या बना लेगा, गर्त बना लेगा। उसी प्रकार से जो नदी है वो वाटरफॉल के माध्यम से गिरती है, तो यहाँ पे एक छोटी सी क्या करेगा, जल गर्तिका का निर्माण कर लेगी। इसका जल गर्तिका का निर्माण कर लेगी। अब ये जल गर्तिका बनी, अब इसमें कोई भी चट्टानी खंड आकर के फंस गया, चट्टानी खंड आकर के फंस गया उस पानी के छोटे से खोल में। फिर वो जैसे नदी गिर रही है तो ये चट्टानी खंड है वो उस नदी के जल के कारण क्या करेगा, आसपास के इसके सारे क्षेत्र को क्या है वो काटता रहेगा। फिर और कण आगे फंस गए,
फिर ऐसे ही वो राउंड करता रहेगा और अपर्दन करता रहेगा। और लास्ट में जो स्टार्टिंग में है जो बनता है उसको तो क्या बोलते हैं, जल ग्रतिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जल ग्रतिका। क्या बोलते हैं, जल ग्रति। ग्रत का मतलब क्या होता है, खड्डा, जल के द्वारा निर्मित खड्डा। और फिर बाद में ये भाग है और गहरा होता चला जाता है। तो कई बार देखा होगा कि वाटरफॉल है, वह वाटरफॉल के नीचे एक गहरा कुंड सा बना हुआ दिखाई देता है। ये कुंड है, इसको हम क्या बोलते हैं, अवनमित कुंड। अवनमित कुंड। जो हमारी नदियां है, इन नदियां अपने प्रवाह के दौरान इन छोटे छोटे छिद्रों और से लेकर के बड़े बड़े छिद्रों का या कुंडों का निर्माण करती है। इस क्रिया को हम बोलते हैं गुहिकायन। क्या बोलते हैं, गुहिकायन। क्या बोलते हैं, गुहिकायन। इसके बाद हम बात करें उत्पाटन। उत्पाटन। उत्पाटन का मतलब क्या है कि जो हिम नदी है वो खिसकती हुई चलती है। खिसकती हुई चलती है, खिसकती हुई, पहले आई, जम गई, फिर ऊपर आगे चली। तो हिम नदी जब प्रवाहित होती है तो एक बात और ध्यान रखना, प्रश्न कहीं भी आ जाए कि सर्वाधिक अपर्दन अगर किसी माध्यम में होता है तो वह अपर्दन करने वाला माध्यम कौन सा है, हिम नदी है। क्यों, क्योंकि हिम नदी प्रवाहित हो रही है, फिर जम गई, ये जम गई, ठीक है। अब हिम नदी जम गई, अब जब तापमान कम होगा तो जम गई, और लेकिन जब तापमान अचानक बढ़ा तो ये भाग पिघलेगा, हिम नदी आगे की ओर प्रवाहित होगी। लेकिन यह ध्यान रखना कि जहां पे जमी है उस भाग के काफी भाग को, जहां पे जमी है उस क्षेत्र के काफी भाग को हिम नदी अपने साथ तोड़ करके आगे ले जाती है, अपने साथ तोड़ करके आगे ले जाती है। और इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, उत्पाटन कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाटन कहते हैं। कौन सी क्रिया को, जब नदी है, हिम नदी है, अपने साथ जब प्रवाहित होती है तब प्रवाह के दौरान जम जाती है, और जमने के बाद जब नदी ताप वृद्धि होती है उस क्षेत्र में, तो ताप वृद्धि के कारण नदी है वो आगे की ओर खिसकती है। उस दौरान जहां जमी है उस भाग को अपने साथ तोड़ करके ले जाती है। उस क्रिया को बोलते हैं उत्पाटन। क्या कहते हैं, उस क्रिया को उत्पाटन कहते हैं। समझ में आ गया, क्या कहते हैं, उत्पाटन कहते हैं। तो विद्यार्थियों, अपर्दन की प्रमुख विधियां थी। अपघर्षण क्या होता है, सन्निकर्षण क्या होता है, जलदार क्रिया क्या होती है, क्षारण क्या होता है, अपवाहन क्या होता है, गुहिकायन क्या है और उत्पाटन क्या है, ये हमने जाना। इसके बाद देखिए, अपर्दन जो है उसमें जो क्रियाएं है वो तीन रूप से जो पदार्थ है वो इन कारकों में आके मिलते हैं। एक तो आके घुल करके, एक निलंबी रूप से। निलंबी का मतलब है कोई पदार्थ लटक रहा है और वहां से कोई अपर्दन कारक गुजरा तो ये पदार्थ टूट करके उसके साथ चला जाएगा। एक है लुढ़क करके। लुढ़क कर का मतलब है कोई पदार्थ है वो अपक्षय के माध्यम से डाल के सारे और वह नदी बह रही इधर और वो नदी के तल में आके गिर जाता है, तो नदी क्या करती है, उसको बहा करके ले जाती है। तो तीनों माध्यम से आपके अपर्दन क्रियाओं में और सहायता मिलती है। इसके बाद जो अंतिम है निक्षेपण, जो अपर्दन कारक है, जैसे नदी है, हिम नदी है, तरंग है, धारा है, ये अंतिम रूप से जब अपनी क्षमता को समाप्त कर देती है या ये अंतिम अवस्था में पहुंच जाते हैं, तब यह उन अपर्दित पदार्थों को अपने साथ बहाकर ले जाने की क्षमता नहीं रखते हैं। तो अंत में इन पदार्थों को क्या कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, या इन पदार्थों को क्या कर देते हैं, जमाव कर देते हैं। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, निक्षेपण कहते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने अपर्दन और निक्षेपण की रूपरेखा को पढ़ा। इससे पहले अपक्षय और ब्रैसन को पढ़ा था। ये समस्त क्रियाएं अन्नाच्छादन की क्रियाएं हैं जो पृथ्वी धरातल पर कई स्थलाकृतियों के निर्माण में भी सहायक होती है और
पृथ्वी धरातल को एक समतल प्रतिरूप देने में भी क्या होती है, सहायक होती है। इसके साथ ही अगले बिंदु में हम पढ़ेंगे मृदा निर्माण। मृदा निर्माण की प्रक्रिया, किस प्रकार से मृदा का निर्माण होता है। ये हमने सारी क्रियाएं पढ़ी है, ये सारी क्रियाएं हैं वो मृदा निर्माण में क्या होती है, सहायक होती है। पर्टिकुलर हम मृदा निर्माण की प्रक्रिया को अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। धन्यवाद।